नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अभी 4 नवंबर को रिजल्ट आई है और रिजल्ट के बाद से ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है, इस स्टॉक में बाय करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई बड़ा रेड फ्लैग है? और अगर स्टॉक रिवर्सल लेगा या सपोर्ट लेगा तो कहाँ पे लेगा या फिर नहीं लेगा? अगर फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा तो कहाँ तक देखने को मिलेगा? सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं और प्रीवियस चार्ट देखते हैं। तो लिस्टिंग के बाद से ही स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हुए अभी हम देखते हैं। तो स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई लगा था, यहाँ से जो है 4 नवंबर को रिजल्ट के बाद में करेक्शन और देखने को मिल रहा है। लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा रिटेस्ट किया था, बट इसके रिजल्ट के बाद से हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन के रीज़न की बात करेंगे आगे। पहले लेवल्स की बात करते हैं। तो लेवल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे इसने स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था, उसको ये अभी करंटली ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल को के नीचे हमें लेवल देखना चाहिए जो कि है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यानी 3733 का जो है सपोर्ट है। अगर स्टॉक और आगे गिरता है तो, और इस लेवल को अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो जो सेकंड लेवल रहेगा वो रहेगा 3503 का। सो यहाँ पे जो है स्टॉक थोड़ा जोन में फंसा हुआ था और काफ़ी टाइम तक जोन में फंसे होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, बट ये सपोर्ट ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्योंकि आप देखते हैं तो स्टॉक में जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट है। लगातार स्टॉक देखिए गिरता जा रहा है, तो कि ईजिली अपने लेवल तक आएगा 3733 तक, और इसके आगे अगर स्टॉक गिरेगा तो 3503 तक आएगा। और अगर आप इस स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हैं तो वैसे मुझे कोई बायो की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को आप जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। अगर बाय सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना एनालिसिस करिए। बट अगर देखिए मेरे हिसाब से अगर आपने बाय करना है तो फिर इस स्टॉक को जो है तो इस जोन तक तो आना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं तो इसका जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखा है। इसका जो पी चल रहा है अभी, ये मैक्सिमम इसका डाटा देखते हैं तो हाईएस्ट पी रहा है 111 का, और अभी जो है स्टॉक का पी लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी करंटली पी रहा है 93 का। 5 ईयर चार्ट पे चलते हैं तो देखिए इसका भी पी काफ़ी ज़्यादा हाई था जब स्टॉक का प्राइस जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो इसका पी 104 का चल रहा था, हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन नहीं किया, इसलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। साथ ही देखते हैं तो जो रिजल्ट में भी थोड़ी जो है सेल्स बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट कम हुए। तो ये दो रीज़न है जिनकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिरा है। अभी भी जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 93.6 का। तो स्टॉक जो है यहाँ पे जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, और यहाँ से स्टॉक अगर रिजल्ट लेता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी स्टॉक को फिलहाल, और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को एवॉइड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म टारगेट देखना चाहेंगे तो फिर इस लेवल से यानी 3530 से जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 4121 का। यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि पी ज़्यादा है तो स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 4690 का सेकंड टारगेट रहेगा। वीकली चार्ट पर हम देखते हैं तो स्टॉक में भी हम देखते हैं तो अभी तक कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला है हमें। स्टॉक जो है हायर हाई लगा रहा था, यहाँ पे इसने डबल टॉप लगाया है, और हायर लो लगा रहा था, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कंसिडरेट किया है, बट कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। और इस वीक की लेकिन हम कैंडल देखते हैं तो ये जो है 13% की कैंडल बन चुकी है, यानी स्टॉक में जो है ज़बरदस्त तेज़ी अभी के लिए देखने को मिल सकती है। अभी इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा, ये स्टॉक कम से कम अपने इस लास्ट लेवल तक जरूर आएगा। अगर इसके नीचे गिरता है तो फिर जो है इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा, बट अगर यहीं से रिवर्सल लेता है देन इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री बन सकती है। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं कि क्यों जो है रिजल्ट में अगर देखते हैं तो सेल्स बढ़ने के बावजूद स्टॉक गिरा हुआ है। जो सेल्स ग्रोथ है वो 14% की सेल ग्रोथ रही है, 4306 से बढ़ के 4925 की सेल्स हुई है। बट मार्जिन 2% से कम हुआ है, 13% से घट के 3% से कम हुआ है, सॉरी 13% से घट के 10% का मार्जिन हो गया है। और इस वजह से नेट प्रॉफिट जो है 346 से घट के 299 करोड़ के हुए। दिसंबर क्वार्टर में जो है प्रॉफिट 825 करोड़ के थे, क्योंकि इसमें जो है एक्सेप्शनल इनकम ज़्यादा थी 609 करोड़ की। जो जो ओवरऑल इनकम इनकी है वो 300 से 400 करोड़ के आसपास रही है। एंड अभी इस बार की जो इनकम रही है वो 299 करोड़ की रही है। तो ये जो मार्जिन कम हुए, इसका रीज़न क्या है कि अगर हम टिकर मनी कंट्रोल पे इसको देखते हैं पहले, तो देखिए मनी कंट्रोल पे हम देखते हैं तो रॉ मटेरियल की कंजप्शन बढ़ी है, प्राइस बढ़ा है। वो इसलिए क्योंकि जो है सेल्स ज़्यादा बढ़ी, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा ही, उसमें खर्चा ज़्यादा हुआ है। और साथ ही जो इनके इन्वेंट्री लेवल्स है उसमें 57 करोड़ रुपये का एक्सपेंस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 159 करोड़ नेगेटिव था। यानी पिछले क्वार्टर में जो है 159 करोड़ की एक्सपेंस कम हुई थी, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़े थे। बट इस बार 157 करोड़ का जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो है अब जो इनके इन्वेंट्री में
जो गुड्स थे उससे ज़्यादा सेल किया था, इस वजह से ये एक्सपेंसेस कम हुए थे। इसके पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ नेगेटिव था, उससे पहले 25 करोड़ नेगेटिव, और उससे पहले 31 करोड़ जो है एक्सपेंसेस बढ़े थे। यानी जो है अब ज़्यादा प्रोडक्शन किया कंपनी ने, बट उतना सेल नहीं हो पाया था 31 करोड़, और इस बार जो है 57 करोड़ देखने को मिला है। तो ये हम देखते हैं तो इन्वेंट्री लेवल्स में जो है अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जो अभी इन्वेंट्री में जो गुड्स ज़्यादा पड़े हुए हैं उसको आगे चल के कंपनी बैलेंस कर लेगी। सो ये तो इसका फर्स्ट रीज़न था इस क्वार्टर में जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिससे मार्जिन कम हुआ है। और अगर हम सेकंड रीज़न की बात करते हैं, देखिए कंपनी ने जो है ईवी सेगमेंट में पिछले साल ही 1000 करोड़ का कैपेक्स किया था, 1000 करोड़ रुपया ईवी सेक्टर में लगाया था। तो एक साल होने को आया है इस कैपेक्स को, बट जो है इस सेगमेंट में कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो सभी जो डिविजन्स है, जो सेगमेंट्स हैं, उनमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। बट जो मोबिलिटी में तो थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिली है, 180 से घट के 167 करोड़ के रेवेन्यू है। और रिजल्ट की बात करें तो 1.5 करोड़ का 1.3 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, जो कि इस बार 66 लाख का लॉस रहा। और ईवी सेगमेंट में देखते हैं तो 138 से बढ़ के 155 करोड़ के रेवेन्यू रहे, बट जो प्रॉफिट रहे वो लॉस में रहा। एक्चुअली इतने सेल्स बढ़ने के बावजूद इस सेगमेंट में 86 करोड़ लॉस पिछले क्वार्टर में था, और इस क्वार्टर में 92 करोड़ का लॉस है। तो ये इन्वेंट्री लेवल्स और ईवी सेगमेंट में कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो इन दो रीजंस की वजह से जो है इस बार मार्जिन काफ़ी कम रहे हैं। सो ईवी सेगमेंट में जो है कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, एक साल होने को आया है। बिकॉज जो ईवी सेगमेंट है इसमें इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगता है, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। और अभी कंपनी जो है एक तरह से अपने अर्ली स्टेज में ही है। इस सेक्टर में हम देखें तो कंपटीशन भी काफ़ी इंटेंस है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ईवी सेगमेंट का। तो कंपनी को अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन बनाने में वक्त लगेगा। अभी हमें कुछ और क्वार्टर्स का वेट करना पड़ सकता है ये देखने के लिए कि ये ईवी सेगमेंट में प्रॉफिटेबल होती है या नहीं। कंपनी का जो टारगेट है ईवी सेगमेंट को लेके, तो वो है कि जिन सेगमेंट्स को ईवी में, जिन सेगमेंट्स में इन्होंने चूज़ किया है उनमें 2027 से 28 तक 15 से 20% का मार्केट शेयर जो है कैप्चर करना है इन्हें। अब ये कर पाते हैं यानी इसके लिए हमें आने वाले क्वार्टर्स का वेट करना होगा। जब तक ईवी सेगमेंट सेटल नहीं होगा, इस सेगमेंट में प्रॉफिटेबल नहीं होगी कंपनी, या एटलीस्ट न्यूट्रल नहीं होगी, तब तक अगर हम देखें तो इनके मार्जिन कम रहने वाले हैं। इस कारण से इन्वेंट्री लेवल्स तो देखिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट ईवी जो इनका ईवी में जो लॉस हो रहा है और उसके वो कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड है एक तरह से, क्योंकि 1000 करोड़ का कैपेक्स पिछले साल किया इस सेगमेंट में, और नए है अभी ये इस सेगमेंट में। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, अगर इनको अपने मार्जिन बढ़ाने हैं तो इसलिए इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं प्रेफर। क्योंकि अगर आने वाले क्वार्टर्स में जो है ईवी सेगमेंट में अभी भी लॉस में रहे कुछ और क्वार्टर्स तक, तो जो है इनका पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी पी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखा है। सो शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं स्टॉक को, बट लॉन्ग टर्म के लिए मत देखिएगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको देखना है तो वेट कीजिए जब तक जो है ईवी सेगमेंट में ये कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो जाए। फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप 75,251 करोड़ का है, पी 93.8 का है, इंडस्ट्री पी 21.2 का है, रिटर्न्स अच्छे खासे हैं, 26.3 का आरओसी है, आरओई 26.5% का है, डेट फ्री कंपनी है, 0.1 का डेट है, एंड बुक वैल्यू ज़्यादा है 14.1 की। कंपनी के बिजनेस की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सिस्टम से 31% का रेवेन्यू है, इंजीनियर डिवीजन से 28%, पावर सिस्टम से 15% रेवेन्यू है, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट से 9%, मोबिलिटी से 4%। एंड इस क्वार्टर में जो है मोबिलिटी सेक्टर में भी थोड़ा लॉस रहता है इन्हें, 66 लाख का। गियर डिवीजन से 3% एंड अदर्स 10%, जिसमें ईवी सेगमेंट भी इंक्लूडेड है। अब रिजल्ट्स की हम बात कर चुके हैं, ईयरली रिजल्ट्स की बात कर चुके हैं कि ईयरली बेसिस पे जो कंपनी अभी भी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। डिविडेंड पे आउट जो है 2024 का 6% का रहा है। और बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बोरोइंग्स 5,316 करोड़, बोरोइंग 699 करोड़ की है, और रिजर्व 5,316 करोड़ की है। तो जो बोरोइंग्स थी वो 1972 और रिजर्व 2152 की थी। रिजर्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है कंपनी ने, और बोरोइंग्स भी काफ़ी कम कर दी है। सो बैलेंस शीट जो है स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। अभी आरओसी अच्छा है, 26% का 2024 का आरओसी रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 44.97% प्रोमोटर्स है, FIS 28.38%, DIS 14.72% और पब्लिक होल्डिंग 11.48% है। और टेकर टेप अगर हम देखते हैं तो 8.26% की जो है रिटेल होल्डिंग है पब्लिक होल्डिंग में से।
तो ओवरऑल अगर मुझे इस वीडियो को एक लाइन में समर अप करना हो तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मैं बता चुकी हूँ। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहती है तो वेट कीजिए, एटलीस्ट जो है स्टॉक यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट हो तो पी जो है सस्टेन करे, देन लॉन्ग टर्म के लिए देखिएगा। वरना क्या है ना कि स्टॉक ज़्यादा टाइम तक कंसोलिडेट करेगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फंसा सकता है, क्योंकि छोटा मोटा टारगेट देखिए वापस से नीचे आ जाएगा तो जो है आपका पैसा फंस सकता है इस वजह से। एंड बाकी आपका अपना डिसीजन होना चाहिए जो भी आप बाय करना चाहते हैं। इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।